वो 60 साल का बूढ़ा अपाहिज व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी गांव का बूढ़ा ठाकुर कुंवर सिंह था। कामिनी 21 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसके रूप का हर कोई दीवाना था। केवल उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के मर्द भी उसकी खूबसूरती के कायल थे। उन्हीं में से एक गांव का बूढ़ा अपाहिज ठाकुर कुंवर सिंह भी था जो हर हाल में कामिनी को हासिल करना चाहता था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कामिनी को खुद ब खुद गांव के बूढ़े ठाकुर कुंवर सिंह से शादी करने पर मजबूर होना पड़ा। वो उम्र में उससे 40 साल बड़ा था और उससे भी हैरत की बात यह थी कि ये उस बूढ़े ठाकुर की पहली या दूसरी नहीं बल्कि 5वीं शादी थी। और उसकी चारों पत्नियों की मौत कैसे हुई इसके भेद को आज तक कोई भी नहीं जान पाया था। शादी होने के बाद कामिनी की उस घर में आज पहली रात थी। उस बूढ़े अपाहिज ठाकुर को अपने सामने व्हील चेयर पर बैठा देख वह घबराहट के मारे कांप रही थी। एक 60 साल के अपाहिज बूढ़े से शादी करके उसका जीवन तो मानो एक मजाक बनकर रह गया था। घर के कुछ नौकरों ने बूढ़े ठाकुर को दवाइयां देकर कामिनी के बगल में उसी बिस्तर पर लिटा दिया था। उसे अपने पास लेटा देखकर कामिनी को बेहद ही अजीब महसूस हो रहा था। जिस उम्र का व्यक्ति उसका पिता है उस उम्र का व्यक्ति भला उसका पति कैसे हो सकता है। उसका मन बहुत ही बेचैन था। वह एक टक बस अपने सामने दीवार पर लगी घड़ी को देख रही थी। उसे यही इंतजार था कि बस जल्द से जल्द सुबह हो जाए और वो इस कमरे से बाहर निकल सके। कुछ ही देर में बूढ़े ठाकुर की आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही कामिनी ने तुरंत ही बड़ी ही सावधानी से कमरे का दरवाजा खोला और आधी रात को उस बंगले में टहलने लगी। वो बंगला इतना बड़ा था कि बहुत देर तक घूमने के बाद भी कामिनी के लिए आधे से ज्यादा बंगला अनदेखा था। इसलिए वह बंगले की पहली मंजिल पर टहलने जा पहुंची और तभी उसे ऐसा लगा कि मानो यहां उसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनका एहसास उसे वहां हो रहा है। इसलिए वो मुड़कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन जब उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया तो उसने इसे अपने मन का वहम समझ के नजरअंदाज कर दिया। वो नीचे जाने का सीढ़ियों की तरफ मुड़ने लगी कि तभी उसे ऐसी आवाज सुनाई दी कि मानो उसके पीछे वाले कमरे के दरवाजे को कोई खटखटा रहा हो। लेकिन वो उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए फिर से नीचे की ओर बढ़ने लगी कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज अचानक से तेज हो गई। उस तेज आवाज को सुनकर वो बेहद बुरी तरह से घबरा गई। उसने जैसे ही पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस कमरे के अंदर से उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी उस कमरे के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जिस पर ना जाने कितने ही तावीज बंधे थे। कमरे पर ताला लगा होने के बावजूद भी कमरे के अंदर से उस खटखटाने की आवाज को सुनकर कामिनी का शरीर ऊपर से नीचे तक बुरी तरह से पसीने से भीग गया और वो डर के मारे तेज कदमों से सीढ़ियों से उतरकर अपने कमरे में आकर लेट गई। लेकिन उसके मन में पूरी रात यही बात चलती रही कि आखिर बंगले की उस पहली मंजिल पर जो उसे महसूस हुआ आखिर वो क्या था। अगले पूरे दिन भी उसके मन में बस यही बात घूमती रही। आज रात कामिनी बूढ़े ठाकुर के सोने का इंतजार में थी, क्योंकि वो आज दोबारा बंगले की पहली मंजिल पर जाकर उस आवाज के पीछे का रहस्य जानना चाहती थी। लेकिन आज दवाइयां लेने के बहुत देर बाद तक भी बूढ़े ठाकुर को नींद नहीं आ रही थी। आज वो एकटक अपनी नजरें कामिनी पर गड़ाए हुए था। वह बेहद ही अजीब नजरों से कामिनी के पूरे बदन को लगातार घूरे जा रहा था। उसकी ऐसी नजरों को देखकर कामिनी के मन में एक अजीब सा डर दौड़ रहा था कि तभी अचानक उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई और नौकर ने आकर बूढ़े ठाकुर को कोई दवाई खिलाई। शायद वो नींद की गोली थी जो नौकर आज उसे बाकी दवाइयों के साथ खिलाना भूल गया था। उस दवाई को खाने के बाद कुछ ही देर में ठाकुर की आंख लग गई। वह गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद कामिनी अपने बिस्तर से उठकर फिर से बंगले की पहली मंजिल पर पहुंची और उसी कमरे के बाहर जाकर रुक गई जहां से कल रात को उसे दरवाजा खटखटाने की आवाजें आ रही थी। लेकिन वो चाहकर भी उस कमरे के अंदर क्या है ये जान नहीं सकती थी, क्योंकि उस कमरे के बाहर लगे ताले की चाबी उसके पास नहीं थी। तभी उसे ख्याल आया कि शायद यहां पर काम करने वाले नौकरों को इस कमरे की चाबी के बारे में पता हो। इसीलिए वो पहली मंजिल से उतरती हुई सीधी किचन की तरफ गई, जहां उनका खाना बनाने वाली कविता दीदी सो रही थी।
उसने धीमी सी आवाज में कविता दीदी का नाम लेते हुए उसे हल्के हाथ से सहलाया और कविता दीदी एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई। तभी कामिनी उसे शांत करते हुए उससे उस कमरे की चाबी के बारे में पूछने लगी। लेकिन उस कमरे का नाम सुनते ही कविता अचानक से सहम गई और उसने बड़बड़ाती हुई आवाज में कामिनी से कहा, क्या कहा? अब उस कमरे की चाबी? नहीं दीदी, मेरे पास उस कमरे की कोई चाबी वाबी नहीं है, और आप भी उस कमरे की चाबी को मत ढूंढिए और सो जाइए जाकर अपने कमरे में। जाइए दीदी। लेकिन क्यों कविता दीदी, आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में? मैंने इस पूरे बंगले को छान मारा और इस पूरे बंगले में एक वही ऐसा इकलौता कमरा है जिस पर ताला लगाया गया है। और तो और उस कमरे से मुझे कल रात दरवाजा खटखटाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आखिर ऐसा क्या राज छिपा है उस कमरे में जिस वजह से उसे इस तरह से बंद कर दिया गया है? दीदी, आप मेहरबानी करके किसी को मत बताना, वरना ठाकुर साहब मुझे और मेरे पति को काम से निकाल देंगे। हमारी रोजी रोटी हमसे छिन जाएगी। आप वादा करो कि किसी को कुछ नहीं कहोगी, तो मैं आपको उस कमरे के बारे में बताती हूँ। ठीक है कविता दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ। दीदी, सब कहते हैं कि उस कमरे में ठाकुर साहब की पहली 4 पत्नियों की आत्माएं हैं, इसीलिए उस कमरे को मंत्रों से अभिमंत्रित ताले से बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि कोई ये भी नहीं जानता कि उनकी 4 पत्नियों की मौत आखिर हुई तो हुई कैसे। इसीलिए आप भी उसके बारे में मत सोचिए और जाइए अपने कमरे में जाकर सो जाइए। तुम वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि वो चाबी कहाँ मिलेगी? तुम जो बोलोगी वो इनाम मिलेगा तुम्हें। कामिनी के मुंह से मुंह मांगे इनाम की बात सुनकर कविता के मन में भी लालच आ गया और उसने उस चाबी का भेद कामिनी के सामने उगल दिया। उसकी बात सुनते ही कामिनी दबे कदमों से चलती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ी। उसने बूढ़े ठाकुर की व्हील चेयर के नीचे बने एक खांचे से उस चाबी को निकाला और पहली मंजिल के उसी कमरे के बाहर चली गई। उसने उस ताले पर लगे सभी तावीजों को एक एक करके खोला और जल्दी से उस चाबी से ताले को खोलकर वो कमरे के अंदर चली गई और उसने अंदर से उस कमरे को बंद कर लिया। लेकिन उस कमरे के अंदर जाते ही वो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि उस कमरे में एक पुराने बिस्तर और टूटी हुई अलमारी के सिवा और कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके मन में अभी भी यही बात घूम रही थी कि कल रात आखिर इस कमरे के अंदर वो कौन था जिसने इस दरवाजे को खटखटाया था। वो अच्छी तरह इस कमरे का मुआयना करना चाहती थी, इसलिए उसने सबसे पहले कमरे में रखी पुरानी अलमारी को खोलकर देखा तो उसमें किसी नई नवेली दुल्हन के ढेर सारे कपड़े थे। वो समझ गई कि ये सब सामान ठाकुर की पुरानी पत्नियों का है। उन कपड़ों को छूते ही उसे उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो कमरे से बाहर आने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसका पैर उसकी साड़ी के पल्लों में अटक गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके हाथ के दबाव से जमीन नीचे की ओर धंस गई है। उसने जल्दी से उठकर उस और अपने हाथों से थोड़ा दबाव लगाया तो अचानक जमीन पर बना एक दरवाजा खुला, जिसके अंदर बनी सीढ़ियां एक बेसमेंट की तरफ जा रही थी। उस कमरे में बनी बेसमेंट को देखकर कामिनी अचानक से गहरी सोच में पड़ गई कि आखिर अपने कमरे में कोई इंसान भला बेसमेंट क्यों बनाएगा। वो ये सोच ही रही थी कि नीचे बेसमेंट में जाने के लिए उसके पास कोई टॉर्च या मोमबत्ती नहीं है कि तभी उसे बेसमेंट से आती हुई हल्की रोशनी महसूस हुई। उस रोशनी को देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। वो जैसे ही बेसमेंट में पहुंची तो वहां पर उसे बहुत गंदी बदबू महसूस होने लगी जो उसकी सहन से बाहर हो रही थी। उसे लग रहा था मानो उस बदबू के कारण उसे उल्टी हो जाएगी कि तभी वो रोशनी खुद ब खुद पूरे बेसमेंट में फैल गई। कामिनी ने उस बदबू से बचने के लिए अपने चेहरे को अपनी साड़ी के पल्लू से ढक लिया कि थोड़ी आगे से उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर कामिनी अचानक से घबरा गई, लेकिन वो हिम्मत करती हुई उस आवाज की तरफ बढ़ी। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि जमीन पर लकड़ी का एक पुराना बॉक्स गिरा हुआ है। वो उस बॉक्स को उठाकर जैसे ही अपने दाईं ओर मुड़ी तो अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने 6 इंसानी शरीरों के कंकाल थे। अपने सामने पड़े उन कंकालों को देखकर कामिनी का पूरा शरीर डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। वो जैसे तैसे हिम्मत करके जल्दी से उस बेसमेंट से बाहर निकली और कमरे को ताला लगाकर वहां से जाने लगी कि तभी उसे फिर से उसी कमरे के अंदर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर डर के मारे उसकी आत्मा सिहर उठी और वो जल्दी से दौड़ती हुई अपने कमरे में गई।
बूढ़े ठाकुर को ये पता ना चले कि वो आज रात उस कमरे के अंदर उसका काला सच देखा ही है, इसलिए उसने जल्दी से उस चाबी को उसकी व्हील चेयर के उसी बक्से में रख दिया और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन उसके मन में अब यही बात चल रही थी कि वो कंकाल अगर बूढ़े ठाकुर की पत्नियों के हैं तो उन कंकालों में से बाकी के 2 कंकाल आखिर किसके हैं? आखिर क्या राज छिपा था उन कंकालों के पीछे, और क्या राज है ठाकुर की चारों पत्नियों की रहस्यमय मृत्यु का? जानने